हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका योगेश शुक्ला बायोलॉजी पे। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पे जिस पे बात होनी चाहिए क्लास 12 के सबसे जरूरी टॉपिक पे। नाम है गर्भावस्था और प्रसव। लास्ट क्लास तक हमने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के विषय पे बताया था और आज हम इस चैप्टर को खत्म करने के मूड में हैं। हालांकि दो चार चीजें बची हैं, पर उसमें से मुख्य चीजें जिन्हें डिटेल करनी है वो आज हम आपको पढ़ा देंगे। और कल करवा रहे हैं हम आपको एक महा क्वेश्चन का एक जबरदस्त बवंडर, जो बच्चों को पढ़ाया गया है उन पे सवाल पूछने की अब बारी है। तो कल शाम 6 बजे सारे बच्चे अपना बोरिया बिस्तर खाना पीना लेकर शाम को 6 बजे बैठ जाएंगे और तैयारी करेंगे एक जबरदस्त सेशन जो कल शाम 6 बजे होने वाला है, जिसपे मैं मानव जनन के संपूर्ण प्रश्नों को पूछूंगा। क्योंकि इस चैप्टर की तैयारी मैंने आपको ना सिर्फ बोर्ड के हिसाब से बल्कि नीट के हिसाब से बल्कि इसका रिवीजन भी करवा दिया है। तो अब तो बारी जनाब आपको जवाब देना ही होगा। तो इससे पहले आज का मैं सेशन स्टार्ट करूं, आप अपना फटाफट अपने सभी दोस्तों को ये आज की वीडियो शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप में से मैक्सिमम बच्चे हमारी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, पर कहीं सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और आपके लिए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर हमारे लिए इसकी बहुत अधिक महत्वता है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। आप जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप हमारी वीडियो पसंद आती है आपको तो। गुड इवनिंग मेरे बच्चे। नूर फातिमा, शिवानी गंगवाने, रिया यादव और रंजीत कुमार, सृष्टिराज, अर्शिया और विकास कुमार, अभी और एमबीबीएस डॉक्टर जिसका नाम है श्वेता बारी, ओके, जगदीश प्रजापति और सारे बच्चों को आज की शाम की घनी घनी शुभकामनाएं हैं। चलिए कमेंट सेक्शन पे आज एक जवाब रोर करिएगा, थोड़ा सा मुझे अपना दिल जिगर भेज के बताइए कि यस सर वी आर रेडी। और अब हम तैयार हैं एक सबसे जबरदस्त प्रोसीजर को पढ़ने के लिए, जिसका नाम है मेरे बच्चे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन, और निषेचन की प्रक्रिया की अपन बात कर रहे हैं। भैया हमने स्पर्म पढ़ लिया, स्पर्म बना लिया, ओवा बना लिया, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर है और उसको मिलाने के लिए अब हम तैयार हैं। निषेचन क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले आपको एक बात बताना है, एक प्रक्रिया, इसका नाम है वीर्य सेचन। मेरे साथ कॉपी लेकर रखिएगा, मैं आपको आज एकदम ट्यूशन वाले टीचर की तरह पढ़ाने वाला हूं। आपको एकदम ट्यूशन वाले टीचर की तरह पढ़ाने वाला हूं। एक एक चीज लिखाऊंगा। स्टार्ट कर रहा हूं वीर्य सेचन। सबसे पहले इसको जानो। वीर्य सेचन का यह होता है मैथुन के दौरान, मैथुन के अंत में वीर्य का जब मैथुन होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस हो गए, उसके अंत में वीर्य जो रिलीज होगा, वीर्य का योनि में स्खलन। अब जब योनि में स्खलन, सबसे जरूरी चीज तो यही है भैया, स्पर्म बन गया लेकिन जब तक योनि में स्खलन नहीं होगा, स्खलन करने की प्रक्रिया, ठीक है, क्या कहलाती है बेटा? करने की प्रक्रिया वीर्य सेचन कहलाती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिखो भैया कि निषेचन करने के लिए सबसे पहले स्पर्म एंड ओवा को मिलने से पहले स्पर्म को मादा के शरीर में प्रवेश करना होगा, तो मादा के शरीर में प्रवेश करने का, योनि में प्रवेश करने का एकमात्र साधन है और वो साधन है बेटा वीर्य सेचन। इंग्लिश में इस शब्द को कहते हैं इंसेमिनेशन। सारे बच्चे इस बात को समझ लीजिए कि सबसे पहले स्पर्म योनि तक पहुंच गया है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि स्पर्म गतिशील होता है और स्पर्म गतिशील होने के बाद यहां पर याद रखना, अब क्या होगा बेटा? अब स्पर्म यहां से जाएगा गर्भाशय में और गर्भाशय से जाएगा आगे अंडनली पे, अंडवाहिनी पे जिसे अपन कहते हैं, अंडवाहिनी में। और उस जगह का नाम है बेटा जहां पर ये मिलने वाला है, उसका नाम है एम्पुला में। अंड यानी ओवा के संपर्क में आता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब स्पर्म निषेचन होना है, स्पर्म एंड ओवा को दोनों को मिलना है, तो मिलने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है वीर्य सेचन और दूसरी सबसे जरूरी चीज है उसका गतिशील होना। इतना आसान नहीं है गतिशील होना कि जब वो योनि में पहुंचेगा तो योनि की अम्लीता होती है, स्पर्म को जला देती है। मिलियंस नंबर पे पहुंचते हैं, 200 से 300 मिलियन नंबर पे पहुंचेंगे, मैक्सिमम मर जाते हैं।
फिर उनमें से कुछ गर्भाशय में मर जाएंगे, उनमें से कुछ अंडवाहिनी में मर जाएंगे और ले दे के इस रेस को जीतता हुआ स्पर्म आगे जाता है। इस दुनिया में नर होना इतना आसान नहीं है, फीमेल होना आसान है। फीमेल ने एक ओवा बनाया था, नर अपने 200 से 300 मिलियन स्पर्म को मृत्यु की दृष्टि पर भेज देता है कि जाइए, और वहां से एक कोई जीतता है, बाकी के 200 से 300 मिलियन में से केवल एक, बाकी सब के सब मारे जाते हैं। सोचो, इतना बड़ा त्याग सिर्फ मेल ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। फीमेल की अपनी क्वालिटीज हैं, पर मेल के अंदर भी त्याग है भैया। ऊपर से सोचो कहां जाना है, फीमेल बॉडी के अंदर अपना घर द्वार, अपना आवास, अपना टेस्टिस, अपना वृषण, अपना शिश्न छोड़ के योनि, फिर योनि के गर्भाशय, गर्भाशय के बाद अंडवाहिनी, इतना कठिन रास्ता, जहां पर अम्लीता उसका इंतजार कर रही है, जहां पर भक्षाणुता उसका इंतजार कर रही है, फिर भी स्पर्म वहां पर जाता है, मरता है, और उनमें से कोई एक पहुंचता है, उनमें से कोई एक पहुंचता है। समझ रहे हो, आज मेल को सपोर्ट कर रहे हैं ना ना ना, सपोर्ट इज नॉट सपोर्ट, ये प्रकृति है भाई। इस प्रकृति को सलाह में सोचो, आज मेल को सपोर्ट करना पड़ेगा भाई, सबके लिए बराबर है, मेरे लिए सब बराबर है, तो सपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो उतने नंबर पे मरता है, फिर भी उस कठिन रास्ते पे चलता है, और तुम कहते हो नीट निकालना कठिन है, तुम कहते हो बोर्ड निकालना कठिन है। मौत के मुंह पे जाता है स्पर्म, और कोई एक जीतता है, 200 से 300 मिलियन में से कोई एक जीतता है। इतना कठिन रास्ते पे वो पहुंचता है, उसके बाद भी तुमको लगता है कि नीट निकालना कठिन है। अब बताओ, इससे ज्यादा कठिन है क्या? नहीं है। तो भैया जी, आज के बाद जब तुम पढ़ोगे तो ये बात याद रखना कि जब स्पर्म एंड ओवा मिला होगा, आप भी, सभी, हम इस दुनिया के जितने भी ह्यूमन बीइंग है इसी प्रक्रिया से बने हुए हैं। तो हमने अपने जन्म से पहले एक एकदम खूनों से लदी हुई लड़ाई लड़के आए हैं, ऐसी लड़ाई जिसमें से 200 से 300 मिलियन स्पर्म मरे हैं, और उनमें से कोई एक जीता है, तब जाके एक ह्यूमन बनता है। तो आपने ये लड़ाई पहले ही लड़ी हुई है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों भी उसी स्ट्रक्चर से बनते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो क्या स्पर्म नहीं होता क्या उसमें? फीमेल भी स्पर्म से ही बनते हैं ना, तो बनते हैं, और उसके बाद जाकर ये निषेचन की प्रक्रिया हो पाती है। और वो कहां पर पहुंचते हैं, उसके मिलन का स्थल कहां है जी? एम्पुला। इनका लवर पॉइंट किधर है? किधर पे मिलना है इनको? एम्पुला पे मिलना है, एम्पुला को मिलना है। मेल को बहुत मुश्किल होती है बेटा, वो स्पर्म को कहां कहां से रास्ता तय करके आना पड़ता है, और एम्पुला, वो ओवा बस अंडाशय से निकला और इंतजार कर रहा है कि स्पर्म आएगा आएगा आएगा। ओवा बस निकला ही है। देखो, दिखाता हूं तुम्हें डायग्राम पे, ठीक है? ये फीमेल की बॉडी है, ये है इसका फिम्बरी, और यहां से स्टार्ट हुआ, और ये गर्भाशय वाला भाग है, ठीक है? अब इस गर्भाशय वाले भाग में, इस योनि वाली जगह पे स्पर्म रिलीज हुआ था यहां पर। उससे पहले भी कितना रास्ता उसने तय किया था, यहां से होता 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 यहां तक पहुंचेगा। और ओवा कहां से कहां तक आया है? ओवा इतना रईस है कि ओवा बस यहां से निकला है, और बस यहां पकड़ के बस इतनी दूर पहुंच पाया मात्र। कितनी मेहनत करनी पड़ती है मेल को, बताओ इसमें? यहां से मरते, यहां मरेगा, यहां मरेगा, यहां मरेगा, यहां मरेगा। अच्छा, कुछ तो रास्ता ही भटक गए। यहां अगर वहां ओवा है, पता चला इस तरफ चले गए तो हो गया। भले कितना तेज भागे हो, कितना भी मोटिवेशन है, गई भैंस पानी में। समझ रहे हो? गई भैंस पानी में। तुमको जाना उधर, तुम गए इधर, तुम्हारी कहानी खत्म। आपको पता है ना, महीने में एक ही अंडाशय एक ओवा को बनाता है। एक बार इस तरफ वाला बनाएगा और एक बार इस तरफ वाला बनाएगा। तो मान लो कि कुछ स्पर्म इस तरफ चल दिए और उस तरफ नहीं जा पाए, तो आधे स्पर्म का तो प्रोग्राम वहीं पे हो गया। गेम खत्म, खल्लास, तुम्हारा रेस यहीं तक था मेरे बच्चे, अब जाओ तुम मरो। तो ये लोग तुम मरने के लिए आगे गए थे बेचारे, रास्ता भटक गए। डेथ रेस है एक प्रकार की, डेथ रेस है। अब इसके बाद कुछ लोग यहां से जो यहां पहुंचे, मरते 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 कोई एक पहुंचा होगा वहां पर। पहुंचे तो बहुत लोग होंगे, एक आध उसके अंदर प्रवेश करेगा और निषेचन होगा। तो बड़ी खतरनाक, बड़ी मोटिवेशनल प्रक्रिया है। समझ रहे हैं ना? आया मोटिवेशन कि इस दुनिया में जो लड़ता है, जो मरने को तैयार रहता है, और उनमें से कोई एक वहां पर पहुंचता है, तब जाके। और सही रास्ता भी तय करना जरूरी है। मोटिवेशन ही बस जरूरी नहीं है, सही रास्ता जरूरी है। तो सही रास्ता इत्थे जाता है ब्रो, इत्थे जाता है। समझ में आई मेरी बात? यहां पे
ठीक है, तो ये यहां पर पॉइंट वहां जाने की जगह यहां पर जाने का है। अब अगली पॉइंट आती है कि ठीक है भाई चलो पहुंच गया, अब मिलवाओ स्पर्म ओवा को, ठीक है, इतनी मेहनत करके पहुंचा है उसको फल दो इसको। तो अब क्या करता है, यहां पर स्पर्म आगे पहुंचेगा, तो स्पर्म यहां पर सबसे पहले रिएक्शन करता है बेटा एक्रोसोमल रिएक्शन। स्पर्म को देखा, स्पर्म ने ओवा को देखा, ओवा ने स्पर्म को देखा और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया कि यस मैं तुम्ही से तो मिलने आया हूं और तुम्ही से मिलके जाऊंगा। तो सबसे पहले स्पर्म रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, ठीक है, स्पर्म रिएक्शन स्टार्ट कर देगा भैया कि चलो अब हम तुमको स्टार्ट करवाने वाले हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन करवाने वाले हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन होता है अग्रपिंडक के द्वारा, अग्रपिंडक की अभिक्रिया। अब अभिक्रिया के नाम पर आएगा क्या, अग्रपिंडक की अभिक्रिया के नाम पे अगर हम कहें तो सबसे पहले क्या होता है, स्पर्म ने ओवा को देखा और बोला रुको हम तुमको भेदते हैं, अंदर घुसेंगे वहां पर। तो स्पर्म जो है सबसे पहले एंजाइम रिलीज करता है हाइलुरोनिडेज, एंजाइम मुक्त करता है पहले हाइलुरोनिडेज एंजाइम मुक्त करता है कोरोना रेडिएटा को। किसको बेटा, सबसे पहले बाहर वाली लेयर कोरोना रेडिएटा को भेदने में। तो सबसे पहली प्रक्रिया हो गई कि हमने भेद दिया, भेदने में हमने सबसे पहला एक रिएक्शन किया। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद ये होता है कि स्पर्म अगला रिएक्शन करेगा बेटा एक्रोलाइसिन, अगला एंजाइम रिलीज करेगा एक्रोलाइसिन जोना पेल्यूसिडा को। किसको बेटा, जोना पेल्यूसिडा को भेदता है, दोनों लेयर को भेद देगा, भेदता है, दोनों लेयर को भेद दिया। और जैसे ही दोनों लेयर को भेदा है, रिएक्शन को समझिएगा, एकदम समझिएगा पॉइंट को कि भैया सबसे पहले स्पर्म ने ओवा को देखा, बोला रुको हम तुम्हारे लिए एक एंजाइम रिलीज करते हैं। जाके सबसे पहले उसको गुलाब पकड़ाया, बोलता रुको, पकड़ाया गुलाब तो कोरोना रेडिएटा भेद दिया, बहुत अच्छा, कोरोना रेडिएटा भेद दिया, ठीक है, सबसे पहले इसको ये कर दिया, कोरोना का रेडिएटा को भेद दिया, पहली परत भेदा। तुरंत ही बोला कि अच्छा रुको अभी तुम्हें एक ही पार्ट हुआ है, उसके बाद जस्ट तुरंत बाद चॉकलेट निकाला और बोला एक्रोलाइसिन लो, जोना पेल्यूसिडा को भेज दिया, दो दरार दूर, दो दरारों को इसने दूर कर दिया, ठीक है। अब दो दरार को अब क्या हो गया यहां पर, एक बार में उसकी मां को निपटा दिए, एक में पिताजी को मना लिए, मान गए सब, प्रवेश करेंगे, चलो बंधुता होगी। अब इसके बाद जैसे स्पर्म प्रवेश करेगा तो स्पर्म की एंट्री होने वाली है, स्पर्म की एंट्री होने वाली है, होने से पहले, होने से यहीं पर जो अंडाणु है, एंट्री से यहां आपके पास सेकेंडरी oocyte था, अरे हां ना, सेकेंडरी oocyte था। अब सेकेंडरी oocyte में कौन सा डिवीजन स्टार्ट हो जाता, हमने कहा था कोई रुका था जो स्पर्म के मिलने पे रुकेगा, मियोसिस 2 डिवीजन, मतलब ये जो विभाजन है, मतलब मियोसिस 2 का मतलब क्या होता है, अर्धसूत्री द्वितीय स्टार्ट हो गया, अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन प्रारंभ हो जाता है, फिर से स्टार्ट हो गया। अब बताओ मुझे कि यार ये जो प्रारंभ हुआ क्या क्या बनाया, ठीक है, क्या क्या बनाया, तो उसने बनाया दो चीज, उसने बनाई दो चीज, विभाजन स्टार्ट हो गया, विभाजन के बाद, विभाजन से क्या क्या बनेगा, विभाजन हो गया, विभाजन से बनता है अंडाणु, बना अंडाणु, इसे अपन ये भी कह सकते हैं अगुणित अंडाणु, हैप्लॉइड ओवम, या फिर उसे इंग्लिश में दूसरे शब्दों में ओटिड कहते हैं। और एक और दूसरी चीज बनती है जिसका नाम है द्वितीयक ध्रुवीय काय, ये भी बनता है। अब ये दोनों बनकर तैयार हैं, ये दोनों बनकर तैयार हैं, ठीक है। अब यहां पर जब द्वितीयक ध्रुवीय काय बन जाएगा, अब क्या होगा बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, यहां पर दूसरा रिएक्शन आएगा, कॉर्टिकल रिएक्शन। अच्छा, ये जो शुरू हुआ है ये कॉर्टिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। अब क्या होगा, कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन का मतलब होता है भैया कि अब ओवा स्पर्म का
कि भक्षाणु प्रक्रिया करेगी, भक्षाणु क्रिया करेगी। भाई एक प्रवेश कर गया है, बाकियों को प्रवेश करने नहीं देना है। जो जीता बस वही सिकंदर, बाकी सब मरो। यही है प्रकृति का नियम कि जो पहुंचा है वो सही है। भक्षाणु क्रिया करेगा और एक से अधिक स्पर्म की, अधिक शुक्राणु की एंट्री पर रोक लग जाएगा, एंट्री बंद हो जाएगी। ये बात याद रखना, एंट्री जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो स्पर्म एंट्री ब्लॉक हो गई। स्पर्म की जो एंट्री है, ये क्या खुल गया भाई, कौन है जी? स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो गई। एक बार में एक ही स्पर्म प्रवेश करेगा और इसको रोकने के लिए हमारे पास में कौन सी रिएक्शन होती है बताओ? कॉर्टिकल रिएक्शन। एक बार में आप में से क्वेश्चन आएगा ना भाई, कॉर्टिकल अभिक्रिया, कि यार एक ही बार में एक ही स्पर्म एंट्री करता है, बाकी क्यों नहीं कर सकते? 2 4 10 तो नहीं कर सकते क्या? 25 30 तो एंटर कर गए तो रोकना पड़ेगा। कौन सी अभिक्रिया से? कॉर्टिकल अभिक्रिया से। कौन सी अभिक्रिया में? कॉर्टिकल अभिक्रिया में एंट्री ब्लॉक हो जाएगी, रोक दिए। अब रोक दिए तो अब इसके बाद क्या होती है? आखिरी प्रक्रिया में अब शुक्राणु का केंद्रक, अब शुक्राणु का जो केंद्रक है, केंद्रक, एवं दूसरी बात आती है अंडाणु का केंद्रक, अंडाणु का केंद्रक का संलयन होगा। क्या होगा बेटा? संलयन होगा, दोनों के केंद्रक मिल जाएंगे, संलयन होगा। इसे हम कहते हैं सिनगैमी, हम इसे कहते हैं सिनगैमी। और जाइगोट का निर्माण होगा बेटा। और किसका निर्माण होगा? और जाइगोट का निर्माण होगा। तो तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से लिखा है मैंने, निर्माण होगा। अगर मैं अभी नीट पॉइंट पे बोलता तो इसमें से 5 मिनट में क्लियर हो जाता, पर फिर भी तुम शॉर्ट नोट पॉइंट बना बना के लिखो और तैयार रहियो कि निषेचन हो गया। चलो एक बार फिर से समझाता हूं। रेडी गाइस? तैयार हैं? समझ में आया होगा। बहुत ध्यान समझना, एक एक पद जरूरी है, एक एक पॉइंट जरूरी है। तनिक हिया हुआ तो स्पर्म नहीं मिल पाएगा, बच्चा पैदा नहीं हो पाएगा। तुम जिम्मेदार हो गए उसके, मेरी जिम्मेदारी नहीं फिर। तो अगर बच्चा पैदा होगा तो इसी तरीके से होगा। एक एक लाइन जरूरी है भैया, समझ रहे हो? दुनिया का सबसे बड़ा मैकेनिज्म होने जा रहा है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो लाइक कर दो तो आगे बढ़ता हूं। निषेचन की कार्यक्रम शुरू हो गई। सबसे पहला क्या करना पड़ेगा? वीर्यसेचन। कैसे जी? मैथुन जब होगा तो उसके अंत में वीर्य रिलीज होता है, उसे योनि के अंदर रिलीज करना पड़ेगा। वेरी फर्स्ट थिंग, अगर योनि के अंदर रिलीज करेंगे तो ही वो निषेचन पे जाएगा, नहीं तो ना जा पाएगा। पहली चीज। दूसरा, अब स्पर्म एंड ओवा दोनों मिलने की कगार पर पहुंचेंगे। तो स्पर्म एंड ओवा गति करते हुए कहां पर जाते हैं? तो आपसे पूछा जाएगा निषेचन स्थल कौन सा है? आपसे पूछा जाएगा निषेचन का स्थल कौन सा है? आप बताना एम्पुला। आप बताओगे एम्पुला वो जगह है जहां पर ये हुआ है, एम्पुला पे हुआ है। अब जब हो गया है एम्पुला पे, तो उसके बाद अगली कहानी पे पहुंचा कि रिएक्शंस होंगे। तो स्पर्म ने ओवा के लिए कुछ निकाल के रखा हुआ है और ओवा ने स्पर्म को निकाल के रखा हुआ है। स्पर्म ने ओवा के लिए कुछ रखा है और ओवा ने स्पर्म के लिए। तो स्पर्म ने ओवा के लिए रखा हुआ है अग्रपिंडक अभिक्रिया, केमिकल्स रखे हुए हैं। ठीक है, याद रखना क्या रखा है? अग्रपिंडक की अभिक्रिया रखी है। अब अग्रपिंडक की अभिक्रिया में 2 केमिकल, पहला कौन सा? हाइलुरोनिडेज, और दूसरा कौन सा? एक्रोलाइसिन। कमेंट सेक्शन में इसको लिखना मेरे बच्चे। 2 केमिकल, हाइलुरोनिडेज और एक्रोलाइसिन, 2 केमिकल हैं और ये दोनों उसकी लेयर को भेद देते हैं। बहुत सुंदर। भेदते ही उसमें मियोसिस 2 अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन शुरू हो जाता है। जैसे ही स्पर्म ने उसको भेदा और भेदते ही यह विभाजन शुरू हो जाता है। अब क्या होगा? भेद तो दिया, अब ये कोशिश करनी है यार कि तुमने अंडाणु ओटिड वगैरह बना लिया, बाकी के स्पर्म ना आने पाए, तो फिर अगली अभिक्रिया होगी दूसरे नंबर की अग्रपिंडक अभिक्रिया के बाद कॉर्टिकल अभिक्रिया।
अगली अभिक्रिया होगी बच्चा कॉर्टिकल अभिक्रिया, और इस कॉर्टिकल अभिक्रिया के बाद भक्षाणु क्रिया करती है और एक से अधिक शुक्राणु की एंट्री ब्लॉक हो जाती है। इसके बाद केंद्रक अंडाणु दोनों मिलते हैं और बन गया जाइगोट। जाइगोट बनना मतलब प्रेगनेंसी अब आगे बढ़ेगी, प्रेगनेंसी अब आगे बढ़ेगी। बोलो तो बढ़वा दे इसको, प्रेगनेंसी तक पहुंचा दे कि इसको यहीं पे गायब कर दे, प्रेगनेंसी करवाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने % बच्चे हैं जो मेंटी के बारे में जानते हैं? मेंटी क्विज के बारे में जानते हो? सोच रहे थे हम करवाने आपको, लेकिन हमने फिर सोचा कि यार आप लोग के पास 2 फोन तो लगते हैं, एक फोन में तुम YouTube क्लास देखोगे, एक फोन में तुम आंसर दोगे, तो यार इधर से उधर इधर से उधर ना करते रहो। तो आप में से कितने बच्चे हैं जो मेंटी क्विज के बारे में जानते हैं? अब कल का सेशन तो हम ऐसे ही लेंगे, पर अगर आप मेंटी क्विज के बारे में जानते होगे तो फिर आपके लिए कितने बच्चे जानते हैं? 2-2 फोन करवाना है क्या? 2-2 फोन अगर होंगे तो जरूरी होगा, एक लैपटॉप या तो एक फोन, ऐसा करके होता है। नहीं जानते ना? नहीं जानते? अगर आप जानते हो ना और नहीं जानते तो मुझे कमेंट पे आज बताना, तब फिर मैं डिसाइड करूंगा कि यार मेंटी क्विज कैसे करवाते हैं, मैं आपको बता दूंगा फिर। ठीक है? हाँ फिर बताएंगे। अगर मतलब करवाने का तो है, लेकिन ये दिक्कत ये है यार कि तुम लोग अगर नहीं जानते हो तो फिर क्या मतलब का? फिर वो 2-2 फोन नहीं होगा तुम्हारे पास तो दिक्कत हो जाएगी, 2 फोन नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे ही पढ़ना। चलिए भाई बढ़िया, आते हैं भैया आगे अगली प्रक्रिया की तरफ में आते हैं। ठीक है, निषेचन वगैरह तो हो गया, अब जाइगोट बन के तैयार है। अब क्या होगा भैया यहां से? इसके बाद अगली प्रक्रिया आएगी बच्चा अंतरोपण। क्या होगा? अंतरोपण। अंतरोपण का मतलब होता है इम्प्लांटेशन। बोर्ड के हिसाब से बढ़िया हर एक बिंदु को 5-5, 6-6 पॉइंट पे, 6-6, 7-7 पॉइंट पे बता रहा हूं, ताकि अगर क्वेश्चन पे आ जाए तो मैक्सिमम पॉइंट बनने चाहिए तुमसे, मैक्सिमम पॉइंट तुमसे बनने चाहिए। आ जाओ अंतरोपण को देखते हैं, इम्प्लांटेशन की क्या बेहतर बात है, इम्प्लांटेशन में क्या अपन सर्वश्रेष्ठ बिंदु को समझ सकते हैं। ठीक है भैया, अब हमारे पास बना है जाइगोट। जाइगोट बना हुआ है, जाइगोट 2n स्टेज पे। ठीक है, ऐसा बना हुआ है जाइगोट, एक कोशिका है। यहां पर सबसे पहले शुरू होता है बेटा यहां पर क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है विदलन, विदलन प्रारंभ होगा। विदलन ये एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है, विदलन एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है। और अगर मैं बताऊं यहां पर समसूत्री विभाजन है, क्लीवेज विदलन समसूत्री विभाजन है। एक बार नीट में क्वेश्चन आया भैया कि क्लीवेज और समसूत्री विभाजन में कुछ अंतर है क्या? तो याद रखना यहां केवल S1 अवस्था होती है, केवल S1 प्रावस्था, और असल में समसूत्री में G1, S और G2 3 प्रावस्था होती है। तो ये एक बड़ा अंतर है कि ये बहुत जल्द ही हो जाता है, दोनों में अंतर भी है और है वो समसूत्री विभाजन ही। आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि यार जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? क्लीवेज होगा। क्लीवेज यानी विदलन समसूत्री विभाजन का ही प्रकार है, पर क्लीवेज में केवल और केवल S1 प्रावस्था होती है, इसमें G1, S और G2 तीनों प्रावस्थाएं होती हैं। ये फर्क है दोनों में, समसूत्री विभाजन में और आपके क्लीवेज में, ये फर्क है। अब क्या होता है बेटा, यहां पे एक बड़ी बात होती है कि कोशिका की संख्या, यहां पर एक बड़ी बात होती है कि कोशिका की संख्या बढ़ती है, कोशिका की संख्या बढ़ती है, परंतु इसका जो आकार है, परंतु मुख्य आकार जो होता है वो आकार समान बना रहता है, समान बना रहता है। ये क्लीवेज की कहानी है कि उसकी संख्या बढ़ती है, कोशिका की संख्या बढ़ती है, परंतु आकार समान बना रहता है, अंदर की कोशिका की संख्या बढ़ती जाती है। क्लीवेज एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें अगर बाहर के आवरण को देखें तो वो बराबर बना रहता है, अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं और बन जाती हैं। वो जो कोशिकाएं बनेंगी बाद में फिर जाकर वो नया निर्माण करती हैं और उसके अंदर की छोटी छोटी कोशिकाएं बनती चली जाती हैं। आइए देखते हैं भैया क्या क्या होता है। वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हमारे पास है बेटा जाइगोट, हमारे पास है जाइगोट और उसके बाहर की जो लेयर है उसका नाम है जोना पेलोसिडा। इसने विभाजन किया, कौन सा विभाजन किया बेटा? क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है विदलन। विदलन में असल में क्या हुआ
कि बाहर की जो आवरण था वो उतना बड़ा ही है अभी भी, लेकिन उसके अंदर की दो कोशिकाएं, दो न्यूक्लियाई जो है ऐसा 2 सेल स्टेज में आ गए। कितना सेल स्टेज बेटा? 2 सेल स्टेज। बहुत बढ़िया। 2 सेल स्टेज के तुरंत बाद और विभाजन हुआ। बाहरी आवरण अभी भी उतना ही बड़ा है, लेकिन कोशिकाएं अब इनके पास बन गई 4। फिर और विभाजन करेगा, और 4 के बाद ये कोशिकाएं अब विभाजन करके बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गई 4 सेल स्टेज, और ये आ गई बेटा 8 सेल स्टेज। बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सिंपल चल रहा है, सिंपल सिंपल कहानियां चल रही हैं कि जाइगोट है, ये है युग्मनज, विदलन किया। विदलन एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहां पर क्या होता है, बाहर का आवरण बराबर बना हुआ है, पर अंदर की कोशिकाएं संख्या बढ़ते जा रही है। अंदर की कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। बाहर जो है आवरण उतना ही बड़ा है, अंदर की कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। किस प्रक्रिया से? विदलन से। समसूत्री और विदलन में फर्क क्या है? समसूत्री विभाजन में जो अंतरावस्था होती है उसमें जीवन अवस्था भी होती है, एस अवस्था भी होती है, और G2 अवस्था भी होती है। परंतु जब हम बात करेंगे क्लीवेज की, विदलन की, यहां पर केवल एस प्रावस्था होती है। जितने बच्चों को यह बात दिमाग में बैठ गई, से यस और कमेंट सेक्शन पे रोर करके एक बार दिल भेज दो अपना, और फिर मुझे बताना हार्ट भेज के कि यस सर वी गॉट इट, हम समझ गए। 8 कोश की अवस्था के बाद एक और आवरण बनता है, और अब की बारी उसके अंदर 16, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आ गई हमारे पास में जनाब सिस्टीन सेल स्टेज। एक मजे की बात यह है कि 8 से 16 जब अवस्था में जा रहा होता है ये अवस्था, इसे हम कहते हैं भैया मॉरुला अवस्था। इसके पीछे बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि 8 से जब हम 16 में जाते हैं तो वो हो गई मॉरुला अवस्था। अब बात यहां पर कुछ नई आती है। मॉरुला के बाद जब कुछ नया होता है तो होता ये, अच्छा ये जो बन रहा है ये क्या है भैया? ये जो बन रहा है इसे अपन कहते हैं कोरक खंड। ठीक है, कोरक खंड, ब्लास्ट, इसे अपन कह सकते हैं कोरक खंड। ठीक है, तो ये कोरक खंड बन रहे हैं, ये जो बन रहा है सारा का सारा कोरक खंड बन रहे हैं। ठीक है भाई, अब यहां पर 2 तरीके की कोशिकाएं, एक स्मॉल वाली छोटी कोरक खंड और एक बड़ा कोरक खंड है, दोनों है। तो यहां पर क्या होता है, छोटी कोरक खंड है और एक बड़ी कोरक खंड है। छोटी वाली ने क्या किया, इसने बाहर अरेंज हुआ, बाहर व्यवस्थित होगी, मतलब आउटर अरेंज बोल सकते हैं इसको आप इसे। ये छोटी वाली जो है बाहर व्यवस्थित होगी, बाहर व्यवस्थित होगी, बाहर की तरफ में चली गई। और ये बड़ी वाली कोशिका जो है वो अंदर की तरफ, ये किस तरफ आ गई? अंदर की तरफ। जो अंदर की तरफ आई वो बेटा भ्रूण निर्माण करेगी। जो बड़ी कोशिका है ब्लास्टोमेयर में बड़ी है, निर्माण करेगी, और ये जो निर्माण करेगी बेटा, ये निर्माण करेगी ट्रोफोब्लास्ट आवरण का। तो अपने दिमाग में ये याद रखने का है कि ये जो बन रहे हैं वो ब्लास्टोमेयर है, कोरक खंड है। ये ब्लास्टोमेयर, इसी को कहते हैं कोरक खंड। अब ये कोरक खंड भैया जो ब्लास्टोमेयर हैं, एक स्मॉल वाला बन गया और एक लार्ज वाला बन गया। तो फिर से बताओ कि जो स्मॉल वाला है वो बाहर और जो लार्ज वाला है वो अंदर अरेंज हुआ। तो इससे क्या होता है कि बाहर वाला अरेंजमेंट तो ठीक है, आवरण बढ़िया ऐसी बना हुआ है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर की तरफ में ये छोटी छोटी कोशिका बाहर की तरफ चली गई, बाहर की तरफ चली गई, और जो बड़ी बड़ी कोशिका है वो अंदर की तरफ एक जगह अरेंज हो गई है। तो जो बाहर की तरफ अरेंज है वो है ट्रोफोब्लास्ट, और जो अंदर की तरफ अरेंज है वो है उसे भ्रूण निर्माण करेंगी। इसे अपन कहते हैं भैया इनर सेल मास, इनर सेल मास कहते हैं इसको। अरे क्या कहते हैं? इनर सेल मास।
अब ये इनर सेल मास है, इसमें खाली जगह तुमको दिख रहा होगा, इस खाली जगह को अपन कहते हैं बेटा ब्लास्टोसील, कोरक। ये जो है कोरक का सील यानी कोशिका कह सकते हैं, अवकाशिका, अवकाशिका, कोरक अवकाशिका कह सकते हैं, ब्लास्टोसील। अब देखो भैया, ये 16 कोश की अवस्था के बाद डायरेक्टली ये पहुंच गया 16 के बाद कहां पे आ गया, 32 सेल स्टेज। और जब 32 सेल स्टेज में आता है तो कोरक खंड से यहां पर कोरक पुटी बनती है, ब्लास्टोसिस्ट ये बन जाता है। अब ये जब बना है ब्लास्टोसिस्ट कोरक पुटी, तो 32 कोश की अवस्था होती है कुछ इस तरीके से, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 अवस्था बनती है। 2 अवस्थाएं हैं, एक का नाम यहां पर हो जाता है मॉरुला और दूसरे का नाम हो जाता है बच्चा ब्लास्टुला अवस्था। इसका नाम है ब्लास्टुला अवस्था। तो सारे बच्चे अब ये दिमाग में याद रखना कि जब भी गर्भावस्था होगी, जब भी गर्भावस्था होगी, उसके होने के लिए हमें क्लीवेज करना पड़ेगा। और वो क्लीवेज करने के लिए 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 8 से 16 तक कोरक खंड होते हैं, तो वो मॉरुला अवस्था है। 16 के बाद ब्लास्टो कोरक पुटी बनती है, और पुटी बनने की अवस्था जब होती है उसे ब्लास्टुला स्टेज कहते हैं। ब्लास्टुला स्टेज कहते हैं बिकॉज दे हैव ब्लास्टोसाइट, ब्लास्टोसिस्ट इनके पास होता है, दैट्स व्हाई इसे हम कहते हैं ब्लास्टुला स्टेज। और 32 कोश की अवस्थाओं में 2 चीज बनती है, एक बनी है बेटा ट्रोफोब्लास्ट और दूसरी बनी है इनर सेल मास। और इनर सेल मास भ्रूण बनाती है, ट्रोफोब्लास्ट बाद में कुछ करेगी जो करेगी। फिर से नूर फातिमा बता रहे हैं, एक बार देखना बेटा, जाइगोट से कहानी शुरू हुई थी, विभाजन हुआ, विदलन, 2 कोशिकाएं बनी, 2 से फिर 4, 4 से 8, 8 से 16। ये जो 2, 4, 8, 16 है, ये कौन है? ये जो 2, 4, 8, 16 है, ये क्या है? कोरक खंड है। ये क्या है? कोरक खंड है। अब जब कोरक खंड बन जाएगा तो 16 के बाद 32 में जाते समय एक गजब का परिवर्तन तुम्हें दिखाई देगा। और ये 32 बात जो है ये आपको पढ़ेंगे। 32 कोशिकाओं में एक बड़ी चीज ये हुई कि छोटी कोशिका बाहर की तरफ, बड़ी कोशिका अंदर की तरफ। जो अंदर था उसने भ्रूण का निर्माण करना है क्योंकि वो इनर सेल मास है। बाहर की तरफ व्यवस्थित होगा वो ट्रोफोब्लास्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? ट्रोफोब्लास्ट। ये जो भ्रूण है वो इनर सेल मास से बनता है। भ्रूण जो है वो इनर सेल मास से बनता है और कुछ इस तरीके से आपके पास 32 कोश की अवस्था कोरक पुटी तैयार है। ये पूरा बनने में 7 डेज लगते हैं। इंप्लांटेशन अंतरोपण की प्रक्रिया 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निषेचन के कितने दिनों बाद ये लगता है, कितना दिन चलता है? 7 डेज। तुम्हारे पास वक्त है, रोक सको तो रोक लो। इन 7 दिनों में अगर तुमने इस ओवा को वहां तक पहुंचने से रोक लिया तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। पर एक बारी अगर वो पहुंच गया तो भैया वो प्रेगनेंसी हो गई और उसके बाद नई कहानी शुरू हो जाती है कि प्रेगनेंसी हो गई। आ जाओ आगे बढ़ाते हैं यार थोड़ा सा काम को, ठीक है। देखो यार ये तो था चेक, यहीं से आगे लेकर जाते हैं। ये हो गया गर्भाशय और भाशय हो गया। अब यहां से शुरू हुई थी कहानी जायगोट की। अब जायगोट के बाद यही कोशिका पहुंच गई 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 और 32 को थोड़ा इज्जत से बना देते हैं, बाकी सब तो तुमको पता ही है। ये ठहरा गर्भाशय, अंतः गर्भाशय है भैया ये, और अंतः गर्भाशय बढ़िया तैयार है। निषेचन के 7 दिनों के बाद बढ़िया तैयार है और इसने यहां पर बाहर है भैया ट्रोफोब्लास्ट। क्या है? ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर क्या है? इनर सेल मास। ये है इनर सेल मास। सबका नाम लिख दो। क्या नाम है इसका? इनर सेल मास। और इसका नाम क्या है?
ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। और ये क्या है? ये है अंतःगर्भाशय, अंतःगर्भाशय, इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट। ये सारी चार पांच चीजें हैं। अब होता क्या है, अगले ही पल जैसे ही 32 कोश की अवस्था में जाते हैं, ये जो एंडोमेट्रियम है वो उसके अंदर धंस जाता है, वो उसके अंदर धंस जाता है। तो अब एकदम बहुत सिंपल सी प्रक्रिया होगी यार कि पहले चिपका हुआ था और थोड़े ही देर में ये उसे फैला करके, ऐसा समझ लेना कि ये थोड़े ही देर में, अभी ऐसा था और थोड़ी ही देर में उसने क्या किया, अगले ही पल उस 32 कोश की अवस्थाओं को थोड़े देर में उसे अंदर प्रवेश ले लिया। और इसी कार्यक्रम को हम अंतरोपण कहते हैं। बस कहानी खत्म, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना करना है कि गर्भाशय की अंतर कोश की जो पसंद है, ठीक है। तो यहां पर अंतर कोश की स्थान जो है वो उसने इनर अंतर गर्भाशय क्या किया, उसने सेल को पूरी तरह से अंदर ले लिया, सेल को पूरी तरह से अंदर ले लिया। और इसी प्रक्रिया को हम इंप्लांटेशन कहते हैं। तो आप यहां पर याद ये लिख लेना कि 32 सेल स्टेज के बाद, 32 सेल स्टेज के बाद अंतःगर्भाशय, अंतःगर्भाशय तेजी से विभाजित होकर, तेजी से बेटा विभाजित होकर, और तेजी से विभाजित होकर आपके जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला को ढक लेती है। अब जब पूरी तरह से ब्लास्टुला को ढक लेती है, यह प्रक्रिया, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? यही प्रक्रिया अंतरोपण कहलाती है। कि यार चलो अब उसके अंदर रोपण हो गया है, अंतरोपण कहलाती है। जय हो बेटा जी, यहां तक कहानी कंप्लीट हुई। कितने प्रतिशत बच्चों को यह बात समझ में आई? और सबसे पहले यहां तक समझना, गैस्ट्रुला आएंगे अर्शिया, अभी ब्लास्टुला तक, अभी ब्लास्टुला तक कितने प्रतिशत बच्चों के दिमाग में बैठ गई ये बात कि हां सर 2, 4, 6, 7, 8 जो है, जो भी बन रहा है 4, 8, 16, 32, इस अवस्थाओं का नाम, इसमें कौन बन रहा है, कोरक खंड क्या है, कोरक पुटी क्या है, इनर सेल मास किससे बना, ट्रोफोब्लास्ट किससे बना, ये लोग कितने दिन में पहुंचे, कैसे कैसे पहुंचे, इन सभी विषयों पे हमें पूरी जानकारी हो चुकी है। से यस कमेंट सेक्शन पे थोड़ा सा रोर करके बता दो, यस सर समझ में आ गया है, तो फिर हम आगे बढ़े। क्लियर है? डन। तो यहां तक प्रक्रिया हमारी क्लियर हो गई कि यार चलो ठीक है, ये तो कार्यक्रम हो गया हमारा, चलो मिल लिए। अब क्या होगा यार, मिल तो गए, सब मिल तो गए, सारा कुछ हो गया। अब हम इनका करवा देते हैं, अब गर्भावस्था शुरू होगी। मिलने के बाद क्या होगा, मिलने के बाद सबसे पहले बनेगा प्लासेंटा। तो यहां से कहानी आगे शुरू होगी। अब आ गई गर्भावस्था। अब गर्भावस्था में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं, बाकी जो थोड़ा बहुत छूट जाएगा बेटा याद रखना, आप लोगों को पहले से ही मैंने यहां पर रिकॉर्डेड से पहले से अपलोडेड जो आपकी प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है, आप उसे एक बार देख लेना। और या तो फिर कल क्विज करवाने के बाद फिर एक बार चीजें मैं करवा दूंगा, कोई लोड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, ध्यान लगा लगा कर पढ़ो, इतनी चीजें दिमाग में बैठनी चाहिए। अब गर्भावस्था आ गई भाई, तो सबसे पहले बनेगा प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन का मतलब होता है भैया अपरा निर्माण। भाई बच्चा बन रहा है, बच्चे को सबसे पहले तुम उसको सुरक्षा दोगे, अपरा निर्माण करवाना पड़ेगा। तो अब यहां पर ये आता है, अगर मैं एकदम शॉर्टकट वाली भाषा में बताऊं, एकदम सिंपल वे में, तो यहां पर ये होता है भ्रूण एवं माता, यानी गर्भाशय, गर्भाशय और भ्रूण, मतलब इसमें अगर सामान्य भाषा में कहें तो दो डायरेक्टली पॉइंट बोल देता हूं भ्रूण और गर्भाशय की जगह। देखो यार ट्रोफोब्लास्ट भ्रूण का है, तो यहां पर दो लोग मिलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट ये आता है भ्रूण की तरफ से, और दूसरा लेयर होता है एंडोमेट्रियम, दूसरा लेयर होता है एंडोमेट्रियम, ये आता है मादा की तरफ से। ये आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मिलकर अपरा निर्माण करते हैं,
अपरा निर्माण करते हैं। अब अपरा निर्माण करने में सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले बनता है बेटा कोरियोनिक विलाई। सबसे पहले कोरियोनिक विलाई बनता है। कोरियोनिक विलाई का मतलब हो गया भाई कि भ्रूण का सूक्ष्मांकुर, जिसे अपन कहते हैं कोरियोनिक विलाई, निर्माण होगा। और इसको मैं शॉर्टकट में तुम्हें समझाता हूं कि ठीक है भाई, प्लासेंटा की क्या क्या कहानी है, बहुत लंबे चौड़े नहीं जानी है, शॉर्टकट में बेसिक पॉइंट को समझा देता हूं तो अपने आप आधी कहानी क्लियर हो जाएगी। अब जस्ट लाइक कि यार बेटा जी ये भ्रूण है, मान लो ये भ्रूण है, ठीक। भ्रूण से एक आवरण निकला, अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं इसको। अम्बिलिकल कॉर्ड के बाद ये पाइप निकली, जिसे हम कुछ और कह सकते हैं कोरियन और एमनियन, ठीक। यहां से कुछ पाइप आगे की तरफ में ऐसे जाती है, जहां पर इंटरडिजिटेड पाइप है, और यही आवरण जो है वो मां के साथ चिपका हुआ होता है। अब इसको थोड़ा बहुत आपको डिटेल हम करते हैं, आइए करते हैं भाई। यहीं पर होती हैं धमनियां, यहीं पर होती हैं शिराएं, यहीं पर सब कुछ होगा, और उन्हीं बिंदुओं के बारे में हमको बात करनी है। डायग्राम बस इतना सा बना लो, बन जाएगा। बाहर वाली परत, प्लासेंटा के सबसे बाहर वाली परत का नाम क्या होता है बेटा? कोरियन। उसके अंदर का नाम क्या होता है? एमनियन। उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या कहते हैं? एमनियोटिक द्रव। बहुत सुंदर। ये क्या है बेटा? ये है भ्रूण। भ्रूण के बीचों बीच कभी कभी एक गैप रहता है, इसे अपन कहते हैं योक सैक। बहुत अच्छा। यहां पर जहां ब्लड का पूरा गुच्छा आपको दिखाई देगा, इसी को कहते हैं कोरियोनिक विलाई। और कोरियोनिक विलाई का सबसे अंतिम छोर, जहां पे सब चीज आकर मिल जाती है, ऐसे मिल जाती है, इसे कहते हैं बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड, नाभि रज्जु। ये स्ट्रक्चर जो है इसका नाम है नाभि रज्जु, और जहां से ये चीज गई है उसे कहते हैं एलेंटॉइस। बस ज्यादा नहीं बताएंगे, बस इतनी कहानी किसी भी प्लासेंटा की अपने दिमाग में बैठा के रखनी है कि किधर कोरियन है, किधर एमनियन है, किधर क्या चीज है। अगर आप इस चीज को थोड़ा अलग तरीके से बनाना चाहें तो कुछ ऐसा बना सकते हैं, रुको बताते हैं हम आपको। ये यहां से पाइप आगे निकलेगी, यहां पे धमनियां आगे बढ़ती हैं, ये धमनियां आगे बढ़ती हैं, ऐसा फैली हुई होती हैं यहां से, यहीं से शिराएं आगे बढ़ती हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, और यही भाग जो होता है फिर बाद में ऐसा 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 करके सूक्ष्मांकुर बना लेता है। खत्म, बस यही प्लासेंटा है। और इतनी बात आप लोगों को दिमाग में अगर बैठ गई तो नेक्स्ट सेशन पे भ्रूण कब बनता है, कल तो खैर क्वेश्चन करवा रहा हूं, कल मैं मैक्सिमम बच्चों से पूछूंगा बेहतरीन से बेहतरीन सवाल, और जब ये सवाल कवर हो जाएंगे तो फिर एक सेशन और ले लेंगे, और उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा बच्चा किस महीने क्या क्या बनता है और उसका प्रसव कैसे होता है। इन छोटे विषयों पे और बात कर लेंगे।